दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्निंग आर्यभट्ट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग लूसेंट सीरीज़ में पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें से टॉपिक नंबर हमको 30 पढ़ना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो कि पेज नंबर 263 में है। चलिए देखते हैं क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके ऊपर का हम लोग ने सारा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं पढ़ते हुए, और हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 30। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, तो देखिएगा, एक सांविधिक मतलब जो संवैधानिक नहीं हो, मतलब संविधान में नहीं हो, उसको जोड़ा गया हो, ठीक ना, अधिनियम के द्वारा, उसे कहते हैं सांविधिक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है? सांविधिक निकाय है, जिसे विधि के द्वारा जोड़ा गया है। पहले ये संविधान में नहीं था। आगे देखते हैं, इसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है। जो इसका गठन था संसद में पारित जो था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है ना। यहाँ से एक लाइन हमको बना कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसी से नाम से रिलेटेड है, संसद में पारित हुआ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक ना। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत 1993 में के अंतर्गत हुआ था। 1993 याद रखना है, 1993 के अंतर्गत हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में। आगे देखा जाए, यह एक बहुसदस्यीय संस्था है, इसमें बहुत ज़्यादा सदस्य हैं। देखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष हैं और 5 को सदस्य होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा में 6 आदमी हो गया नहीं, वाह। तो एक अध्यक्ष हो जाएंगे और 5 को सदस्य हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे, जिसको बहुसदस्यीय संस्था कहा जा रहा है। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब कि सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश हो गए CJI, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए इसके अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष को, है ना। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के या फिर सेवानिवृत्त CJI होंगे, या फिर वहाँ की कोई भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं, जो 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसा नियम रखा गया है। 5 सदस्य जो होंगे अन्य सदस्य में, तो एक उच्चतम न्यायालय में कार्यरत कार्य करने वाले होंगे या फिर सेवानिवृत्त होने चाहिए, 5 सदस्य में से कोई एक। तो ऐसे तो वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन सदस्य में ऐसा फिक्स है। और एक सदस्य उच्च न्यायालय में कार्यरत या फिर सेवानिवृत्त होने चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, है ना, हाईकोर्ट वाले भी। तो 3 को अब अन्य सदस्य बचे, तो 3 अन्य सदस्यों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्य अनुभव होना चाहिए। जो 3 सदस्य होंगे उनको मानवाधिकार से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए, उसके कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तो टोटल 6 हो गए ना। तो देखते हैं, 5 पूर्वकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में 7 गो, जिसमें से कम एक महिला भी होनी चाहिए। 5 पूर्वकालिक सदस्य तो हो ही गए, उसके अतिरिक्त आयोग में 7 गो अलग से, अच्छा अब समझ में आया, 7 गो अलग से, जिनमें से कम एक महिला भी होनी चाहिए 7 में से। ये अतिरिक्त आयोग में 7 गो अलग से, ठीक ना। और अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। तो इधर हमारा कितना हो गया, 7 और 5 इधर, 12, और एक जो था अध्यक्ष 13। तो 13 को सदस्य देखने को मिला। आगे देखते हैं, अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं। अच्छा, जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। अच्छा, ये सभी के अध्यक्ष होते हैं क्या? तो ये तो बहुत सारा हो गया है ना, इसीलिए उसमें बहु सदस्य लिखा हुआ है। सही लिखा था, हम थोड़ा गलत समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है ना। तो 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में जो है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हो गए, है ना। यहाँ पे राज्यसभा के सभापति नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? उपसभापति कह रहा है। सभापति तो हमारे कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति।
तो संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता हो जाएंगे और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, उनके सलाह पर उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है ना, ध्यान रखना है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो, जो भी पहले हो जाए। देखिए इसमें 70 साल तक रखा गया है, समझ में आ रहा है ना। 70 साल तक मानव अधिकार आयोग में 3 वर्ष तक तो होंगे ही होंगे। अगर 69 साल के हैं मान के चलिए, तो 2 ही साल पे 69 70 2 साल रहेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। 70 वर्ष हो, ठीक ना, मतलब ख़त्म, मतलब कि हाँ। आगे देखते हैं, यह पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। ये फिर से नियुक्त हो सकते हैं अगर कम एज में 3 साल रहें, फिर मान लीजिए 52 साल पे 3 साल रहे, 55 में ख़त्म हो गए, फिर ये पुनः नियुक्त हो सकते हैं। यही कह रहा है कि यह पुनः नियुक्त के पात्र होते हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात, माने का कार्यकाल 3 साल का जो खत्म हो गया, उसके बाद आयोग के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। इतने बड़े पोस्ट होने के बाद अब किसी पद के क्या ही होंगे, नीचे का पोस्ट सब होता है और इनको सब जानकारी रहता है, तो ये गेम खेल सकते हैं। इसी की वजह से इनको नहीं रखा जाता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु नियुक्त के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नियुक्त होता है उस समय कोई भी अलाभकारी परिवर्तन, माने उसको लाभ के उल्टा अलाभकारी परिवर्तन, निगेटिव परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उन पर जब तक वो नियुक्त रहते हैं तब तक। मान लीजिए नियुक्त हो गए, पहले 5 लाख था, उसको नियुक्त होने के बाद 2 लाख कर दिया गया, तो ये ऐसा नहीं हो सकता है उनका सैलरी को। राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, अध्यक्ष और उनके सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्न परिस्थितियों में हटा सकता है, किसी भी समय। वो परिस्थिति क्या क्या है? पहला है, यदि वह दिवालिया हो जाए, उनका सारा लूट जाए, खत्म हो जाए पैसा। यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है। यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान क्या करता है कि अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त हो जाता है, तब जाके उसको राष्ट्रपति हटा देगा। यदि वह मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, तभी उसको हटाएगा। या फिर यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध के दोषी या सजायाफ्ता हो, तब जाकर उसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति। यदि उसे सक्षम न्यायालय न मानसिक रूप से अस्वरूप घोषित कर दे, सक्षम न्यायालय, यदि उसे सक्षम न्यायालय जो है मानसिक रूप से अस्वरूप घोषित कर दे, तब जाकर भी उसको हटा सकता है, ठीक ना। तो आयोग के कुछ प्रमुख कार्य देखते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, जो इसका नाम ही है मानवाधिकार आयोग, तो क्या करेगा? मानवाधिकार के उल्लंघन जो होगा, मानवाधिकार का उल्लंघन, उसकी जांच करेगा, यही ना करेगा, मानवाधिकार उल्लंघन का जांच। मानवाधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना। न्यायालय के में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना। जेलों और बंदीगृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेना और उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। जेल और बंदीगृह में जाकर वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और उचित कार्रवाई का सिफारिश करेंगे, ठीक ना। जेल और बंदीगृह में जाकर, ठीक ना, मतलब कि कोई भी उसका मानवाधिकार का तो हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। आतंकवाद के दौरान होने वाले जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन की समीक्षा करना और उसके बचाव के उपायों को सिफारिश भी करना। मतलब जितना भी रिलेटेड है मानवाधिकार से ही रिलेटेड है। मानवाधिकार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं दस्तावेजों का अध्ययन करना तथा उनके प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ मानवाधिकार से संबंधित, उनमें दस्तावेजों का अध्ययन करना, पढ़ना और उनके प्रभावशाली तरीकों को लागू करने हेतु सिफारिश करना। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध करना और उससे प्रोत्साहित करना, ये सब मानवाधिकार से ही रिलेटेड है। आगे देखा जाए, नोट में कह रहा है आयोग को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। जो मानवाधिकार आयोग है उसका प्रत्येक साल, हर साल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से क्या मिलता है? तो सहायता अनुदान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सहायता अनुदान प्राप्त होता है। तो जैसे हम लोग मानवाधिकार आयोग देखे थे सेंट्रल लेवल पे, वैसे ही राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। तो देखिएगा, इस आयोग का गठन भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही करने का प्रावधान था। दोनों को उसी समय किया गया था, राष्ट्रीय वाला और राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक ना, 1993 में, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है केवल उन्हीं मामलों में मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची 2 में एवं समवर्ती सूची के 3 के अंतर्गत आते हैं। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों को मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा जो राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। संघ वाला में तो खुद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काम करेगा, इनका तो काम नहीं है, इसीलिए समवर्ती और राज्य सूची के ही लिए ही काम करेंगे, है ना।
लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तो राज्य मानवाधिकार उसमें जाके ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा, ठीक ना, क्योंकि वो बड़ा है भाई, वही करेगा। फिर ये अपना वहाँ पे हुकूमत नहीं जताएगा कि मेरा काम है ये हो ये वो। अगर देखा जाए नोट में लिख रहा है केंद्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकारों से संबंधित कार्य सौंप सकती है। केंद्र सरकार सोचेगी तो राज्य मानवाधिकार आयोग को क्या कर सकती है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में मानवाधिकार से संबंधित कार्य सौंप सकती है, ठीक ना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में मानवाधिकार से संबंधित कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ही निपटाए जाते हैं। दिल्ली सेंट्रल है, राजधानी भी है, इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश मामले में क्या तो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही उसको संभालता है, वहाँ पे कोई स्टेट वाला को नहीं भेजा जाता है, ठीक ना। बाकी जम्मू कश्मीर लद्दाख को भी छोड़कर बाकी और केंद्र शासित प्रदेश में स्टेट वाला मानवाधिकार आयोग को हम लोग भेज सकते हैं देखने के लिए, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा 2 अन्य सदस्य होते हैं, है ना। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर एक न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है, ठीक ना। तो राज्य वाला जो होता है वो जो अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त हो गया हो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय वाला, या फिर एक न्यायाधीश हो गया हो जो सेवानिवृत्त हो गया हो, तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त हो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त सदस्य हो तथा कार्यरत न्यायाधीश हो, तो वह क्या हो सकता है, तो उसका अध्यक्ष हो सकता है। राज्य के ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार में कौन हो सकते हैं, ठीक ना, अध्यक्ष। तो राज्य के जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं। जो 2 था अन्य सदस्य में सेम लागू होता है जैसे राष्ट्र पे वैसे राज्य पे। तो राज्य के जिला न्यायाधीश जो होंगे, जिला न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो गया हो, या भी कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, उसे हम लोग अन्य सदस्य के बना सकते हैं, है ना। तो इसमें 3 ही है और उसमें तो बहुत सारा था। इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एवं समिति की अनुशंसा पर करता है। जाहिर सी बात है राज्यपाल करेगा। इस समिति में राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के गृह मंत्री, अच्छा जी देखिएगा, इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की समिति की अनुशंसा पर करता है। और इस समिति में राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्य के गृह मंत्री होंगे, राज्य के विधानसभा में विपक्ष के नेता के अलावे राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत एक न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय के एक कार्यरत एवं एक न्यायाधीश होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद होती है ना, तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें 3 ही है, बहुत सारा है, सारा का सारा, ठीक ना, सदस्य के अन्य सदस्य के रूप में, ठीक ना। और विधान परिषद के अध्यक्ष और विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। ध्यान रखना है, विपक्ष वाला भी होता है, तो ऑप्शन में आएगा तो आपको ध्यान में रखना है। आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें भी है 3 साल या 70 साल, उसमें भी था 3 साल या 70 साल, ठीक ना, ध्यान में रखना है। चाहे वो राष्ट्रीय वाला हो चाहे वो राज्य वाला हो, इनमें भी 3 साल 70 साल जो भी पहले हो जाए आयु, दोनों में से जो पहले हो जाए तक होता है। ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र होते हैं, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है। लेकिन कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं। सेम टू सेम उसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जाहिर सी बात है। लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, जाहिर सी बात है, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार एवं उसी तरह पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को हटाते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा उसमें भी लागू हो रहा है ना, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य शर्तों के निर्धारण राज्य सरकार करती है, लेकिन उन्हें कार्यकाल के दौरान उनसे किसी भी प्रकार का लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेम टू सेम ऐसे ही मानव अधिकार आयोग का कार्य जो है, मानव अधिकार आयोग का जो कार्य है विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का होता है, सलाहकारी प्रकृति का होता है, ठीक ना। इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है। इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले जो व्यक्ति हैं
मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सज़ा देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सज़ा नहीं देगा, ये क्या करता है, सलाह देगा। तथा यह पीड़ित व्यक्तियों को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा भी नहीं दे सकता है। ठीक ना, इसका काम है सलाह करना। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि आयोग की सलाह को मानने के लिए राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नहीं है। बस सलाह दे रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्य सरकार का कोई व्यक्ति और प्राधिकारी उससे बाध्य हो। बस जाके वो अपने मंडल में सलाह दे सकते हैं या फिर राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि आयोग द्वारा दी गई किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग को 1 माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य रहता है। आयोग सलाह दे दिया है संसद में, मान के चलिए चाहे विधानमंडल में या फिर राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल किसी को, तो आयोग की 1 माह के भीतर उसको सूचना देना अनिवार्य है कि क्या हुआ, हम सलाह दिए थे इसके बारे में, है ना। आयोग किसी मामले में जांच के उपरांत निम्न कदम उठा सकता है, यह कदम उठा सकता है जांच करने के उपरांत। यह पीड़ित व्यक्तियों के क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण की सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। सब में सिफारिश लिख रहा है ना, सिफारिश ही कर सकता है, मतलब सलाह देगा, सिफारिश करेगा। यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है। आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रीट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। आयोग क्या कर सकता है, इस संबंध में आवश्यक जो निर्देश है, आदेश अथवा रीट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट में भी जा सकता है आवश्यक निर्देश, आदेश और रीट के लिए। ठीक ना। मानवाधिकार न्यायालय देखिए, इसके लिए मानवाधिकार न्यायालय भी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में यह भी प्रावधान है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेज़ी से जांच करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना भी की जाएगी। ठीक ना। उस समय ऐसा नहीं है कि खाली संगठन का भी स्थापना किया गया, उसमें साथ साथ में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना भी किया गया। ठीक ना। जिसमें इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। अगर करना है इस प्रकार किसी न्यायालय की स्थापना, तो राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हीं की सलाह पर की जा सकती है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है, जिसे 7 वर्ष वकालत का अनुभव होता है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में क्या होता है कि राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक, एक राज्य सरकार क्या करता है कि एक विशेष स्पेशल लोक अभियोजक नियुक्त करता है, लोक अभियोजक। ठीक ना, जिसे 7 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए, है ना, होता है। चलिए, ये तो हम लोग देख लिए मानवाधिकार। अब स्पेशल एक राष्ट्रीय महिला आयोग का भी स्थापना किया गया था, आपको पता होना चाहिए। महिला आयोग महिलाओं के लिए थोड़ा हेल्पफुल था, ये थोड़ा नहीं बहुत। राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्त वैधानिक, न कि एक संवैधानिक निकाय, ये भी संवैधानिक नहीं है, ये भी स्वायत्त वैधानिक ही है ना, इसको भी जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार या फिर राज्य मानवाधिकार यह भी संवैधानिक नहीं था, वो भी क्या था, वैधानिक ही था, है ना, विधि के द्वारा जोड़ा गया था। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भी ये वैधानिक है, न कि संवैधानिक। ठीक ना। आगे कह रहा है कि इसकी स्थापना 1992 में किया गया। देखिए, ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार या फिर राज्य मानवाधिकार के पहले ही कर दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक ना, 1992 में कर दिया गया है, 1 साल पहले। राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन किया गया था। राष्ट्रीय आयोग अधिनियम जो 1990 था उसी का अधीन किया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में, है ना। भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आयोग का नोडल मंत्रालय है। भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये दोनों एक साथ चलता है। इनका आयोग का नोडल मंत्रालय है, क्या है, नोडल मंत्रालय है। आगे देखिएगा तो 1992 याद रखना है आपको। राष्ट्रीय महिला क्या लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। कौन सा अधिनियम को लेके, तो राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन, राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के अधीन 1992 में 2 साल के बाद क्या किया गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग। और एक 1993 में हम लोग देखे थे राष्ट्रीय बाल मानवाधिकार और राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। आयोग देखिए नीचे कह रहा है, आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा सदस्य, इसमें भी बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं। किसमें, महिला वाला में, राष्ट्रीय महिला आयोग में बहुत सदस्य निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 5 सदस्य होंगे और एक सदस्य सचिव शामिल भी होते हैं। इसमें सचिव भी शामिल होते हैं। ठीक ना, ध्यान रखना है, सदस्य सचिव शामिल होते हैं। तो इसमें सचिव को भी रखा गया है, अध्यक्ष को भी रखा गया है, साथ में सदस्य के साथ साथ एक सचिव को भी रखा गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना साल का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। फिर भी वे अपना पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना
त्याग पत्र भेजकर छोड़ सकते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 साल का होता है। कितना साल का होता है? 3 साल का होता है अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। फिर भी वे अपने पद किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेजकर छोड़ सकते हैं। फिर भी क्या होता है कि वे अपना पद जो है ना किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र भेजकर छोड़ सकते हैं। भले 3 साल के लिए है तो 1 साल पे भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार जो है विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं किसी सदस्य को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा सकती है। तो इसमें हम लोग कितना देख लिए थे? 6 को देखे अभी तक। आयोग अपनी प्रक्रिया खुद नियमित करता है और अपनी समिति की प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है। ठीक ना? आयोग अपनी प्रक्रिया खुद विनियमित करेगा, खुद नियम बनाएगा अपना प्रक्रिया, और अपनी समिति की प्रक्रिया का निर्धारित भी करेगा। किसी भी शिकायत की जांच पड़ताल या किसी मामले की जांच करते समय आयोग को एक सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ विशेषतः निम्नलिखित मामलों में प्राप्त हो जाती है। सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ इसे प्राप्त है। किसे? राष्ट्रीय महिला आयोग को, है ना? और जांच पड़ताल करने के लिए इसको जांच के लिए छूट है। देखिए कौन कौन सा इसको जो शक्तियाँ प्राप्त है सिविल अदालत का। तो पहला नंबर का है जो भारत के किसी भी भाग से किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए बाध्य करेगा और उसका शपथ और के आधार पर परीक्षण करना इसका शक्ति है। और किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना इसका शक्ति है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, शपथ पत्र जो होते हैं उसका साक्ष्य प्राप्त करना इसका क्या है? शक्ति है। किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करेगा। गवाह और दस्तावेज है उसके परीक्षण के लिए सम्मन जारी करेगा। केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मुद्दे को निपटाएगा, है ना? केंद्र सरकार द्वारा सौंपा गया जो कोई भी अन्य मुद्दा हो उसका निपटाने का काम इसका है। इसका शक्ति है। केंद्र सरकार महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर आयोग के साथ परामर्श करती है। केंद्र सरकार इसी आयोग के साथ क्या करती है? केंद्र सरकार तो महिला को प्रभावित करने वाला जो भी प्रमुख नीतिगत मामला है उसको आयोग के साथ क्या करती है? तो परामर्श लेती है। ठीक ना? आयोग मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करता है। आयोग जो है वो मौखिक या लिखित रूप से प्राप्त जो शिकायत है उस पर कार्यवाही करेगा। यह महिलाओं से जुड़े मामलों में खुद की पहल पर भी कार्यवाही करता है। ठीक ना? आगे चलिए देखते हैं 33 नंबर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अब महिला वाला देख लिया, अब बाल बच्चा वाला भी देख लिया जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो देखिए इसको हाल फिलहाल में जोड़ा गया। देखिए ये भी कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये भी एक वैधानिक आयोग है। ये भी क्या है? संवैधानिक नहीं है। कोई भी संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। चाहे वो राष्ट्रीय मानवाधिकार हो जाए, राज्य मानवाधिकार हो जाए, राष्ट्रीय महिला हो जाए या फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो जाए, है ना? सारा का सारा क्या है? वैधानिक है, ना कि संवैधानिक निकाय है। देखिएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसे 2007 में संसद के द्वारा बनाया गया बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 नामक एक कानून के तहत स्थापित किया गया था। मतलब 2005 में अधिनियम लाया गया और 2 साल के बाद इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया 2007 में। आगे देखते हैं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता जो है 20 नवंबर 1989 को भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदन किया गया। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इस समझौते के अंतर्गत क्या किया गया है कि कोई भी बच्चा है 18 वर्ष से अगर कम आयु का है तो उस व्यक्ति को परिभाषित किया गया है कि वो क्या है? एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं। ठीक ना? तो पूछेगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग उसमें जो है कितना वर्ष से कम बच्चे को क्या बोला जाता है? तो बच्चा बोला जाता है। तो 18 वर्ष से कम वाले को बच्चा बोला जाता है। ठीक ना? इस समझौते के अंतर्गत क्या किया गया? एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक ना? 18 वर्ष याद रखना, 18 से कम है वो बच्चा ही कहलाता है। आयोग का उद्देश्य इस प्रकार है: बच्चे के अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों का संज्ञान लेना और उनका निवारण करना। जाहिर सी बात है उसी के लिए करेंगे, बच्चों के लिए बनाया गया है तो बच्चा ही के लिए करेंगे। यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून जो भी है कानून या फिर नीति बनाया जा रहा है, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र जो है भारत के संविधान के साथ साथ बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप बनाया जा रहा है हो। ठीक ना? ऐसा नहीं है कि उसका उल्लंघन कर दिया हो जो बच्चों के लिए भी उसका अनुरूप हो, है ना? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक क्या है? तो एक बहुसदस्यीय निकाय है। ये इसमें बहुत ज़्यादा सदस्य होते हैं। देखिए पहले एक अध्यक्ष होंगे, 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। 6 सदस्यों में से 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य है। मुझे तो लग रहा है इस 50% महिला होना चाहिए।
लेकिन अच्छा अनिवार्य किया है, हो भी सकते हैं, अनिवार्य है कि 2 होना चाहिए, बाकी 6 के 6 भी महिला हो सकती है, समझ में आया ना। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल 7 व्यक्ति हुए, जिसमें से 2 महिला होना अनिवार्य रखा गया है। बहुत अच्छा। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक ना। कौन करेंगी, तो केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय चयन समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है, जो इसका अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन और भत्ते में अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। फिर भी नियुक्ति के बाद इसमें गैर लाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, वही बात जो हम लोग पीछे देखें। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 3 साल का होता है, इनका भी 3 साल का होता है। इन्हें 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। 2 से अधिक कार्यकाल तक, मान लीजिए 3-3 साल करके 6 साल पूरा हो गया ना, अब उसके बाद उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। और 65 से ज़्यादा हो गए तो, या देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 65 रखा गया है और सदस्यों के लिए 60 वर्ष निर्धारित किया गया है। अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा किसी भी समय अपना पद छोड़ सकता है, ठीक ना। केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा सकती है। किसी मामले की जांच करते समय आयोग के पास निम्नलिखित मामलों में एक सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ होती है। इसका भी सिविल अदालत की सभी शक्तियाँ दिया जाता है। कितना, सिविल अदालत का जितना शक्ति है उसकी सभी शक्तियाँ दिया जाता है। कौन कौन सा, तो देखिए, किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करना और उसका शपथ परीक्षण करना, एरेंट मतलब वारंट जारी करना कि आपको आना है तो आएगा। किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन की मांग करना, किसी भी दस्तावेज है उसका खोज उत्पादन की मांग कर सकता है। शपथ पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर सकता है। किसी अदालत या कार्यालय से सार्वजनिक अभिलेख की मांग कर सकता है। गवाहों या दस्तावेजों के परीक्षण हेतु सम्मन जारी कर सकता है। सेम टू सेम। यह आयोग बच्चों से संबंधित निम्न 3 अधिनियम के तहत भी अतिरिक्त कार्य करती है। कौन कौन से बच्चों के तहत है, पहला है बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत उसको लागू करवाना, है ना, कार्य करती है। और दूसरा है यौन और अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम जो है 2012, यौन अपराध जो हो रहे थे उन्हें बच्चों के संरक्षण कराना, इसी अधिनियम 2012 के तहत इसमें लागू किया गया था। 2009 में जो है बच्चों के मुफ्त शिक्षा अनिवार्य, और 2012 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत, किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत ये जो है किशोर बच्चे जो हो गए उनको लिए न्याय हो जाए, देखभाल हो जाए, संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत इसको लागू करना इसका कार्य होता है। चलिए, तो हम लोग समझ गए सभी आयोगों के बारे में। अब देखते हैं ये सब क्या है। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ये सब तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब का सब पढ़ा मतलब लग रहा है कि ज़रूरी है, क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आँखों के सामने से गुजर जाता है, समझ में नहीं आता है। चलिए समझते हैं। तो संविधान में जो है ना, परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है संविधान में, ठीक है, कि मतलब कि संविधान में ऐसा कोई परिसीमन आयोग के बारे में कोई लिखा नहीं है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, कोई भी जनगणना है उसकी समाप्ति हो गया, समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है। लोकसभा और राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य जो है संसद के द्वारा विहित अधिकारियों द्वारा किए जाने का प्रावधान है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करके परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 में संशोधन करके क्या किया गया, तो परिसीमन पर जो वर्ष 2002 ईस्वी तक क्या कर दिया, तो रोक लगा दिया गया। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 ईस्वी के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के 3 की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई भी वृद्धि अथवा कोई कमी नहीं की जाएगी। तो अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग बनाया गया है, 1952 में और 63 में, 73 में, 2002 में। स्रोत जो है भारत 2016 में लिखा गया था कि अभी तक 4 को परिसीमन आयोग बनाया गया है, लेटेस्ट 2002 में बनाया गया है। 52, 63, 73, 1952, 63, 73 और 2002, ठीक ना, 1952, 1963, 73 और 2002। चलिए आगे देखते हैं। परिसीमन आयोग 2002 जो है लेटेस्ट वाला, इसका गठन 12 जुलाई 2002 को न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। और इस आयोग की सिफारिश जो है, इस आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान की। इस आयोग की सिफारिशों की जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया, तो 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जनवरी 2008 को मंजूरी प्रदान किया, लगभग 6 साल के बाद। नए परिसीमन से लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। नया परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य
हाल हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों की किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ध्यान रखना है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग के आदेशों को क्या न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता है। परिसीमन आयोग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने वाला एक शक्तिशाली उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है। लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र सीमा को क्या करेगा? तय करने वाला ये शक्तिशाली उच्च अधिकार प्राप्त निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर चुनावी क्षेत्रों का निष्पक्ष निर्धारण करना रहता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो जनसंख्या के आधार पर देखना है कि चुनावी क्षेत्रों का निष्पक्ष निर्धारण हो रहा है कि नहीं। मुख्य कार्य और महत्व इसका देखते हैं। समान प्रतिनिधित्व, यह सुनिश्चित करना है कि हर चुनावी क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात लगभग समान रहे, ठीक ना, ताकि हर नागरिक के वोट का मूल्य भी बराबर हो। ये सब सुनिश्चित करना परिसीमन आयोग का कार्य है। आरक्षित सीटें क्या है? तो जनगणना के आधार पर अनुसूचित एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए सीटें आरक्षित करना इसका क्या कार्य है? सीटों को आरक्षित रखना इसका काम है परिसीमन आयोग का, है ना। निष्पक्षता, यह एक स्वतंत्र निकाय है ताकि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण ना कर सके, ना कर सके। ये सब चुनावी क्षेत्र से रिलेटेड है और परिसीमन आयोग है ना, उसके देख रेख करना। और यह कैसे काम करता है देखिएगा, यह गठन जो है केंद्र सरकार हर कुछ दशक मतलब 10 साल पे जनगणना के बाद परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत इसका गठन करती है। जनगणना खत्म हो जाएगा उसके बाद परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत इसका क्या करेगी? तो गठन करती है जनगणना के बाद, ध्यान रखना है। अध्यक्षता देखिए, इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं और इसके मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। अंतिम निर्णय है इसका आयोग के आदेशों का कानून की तरह माना जाता है। इसके फैसले की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक ना। वर्तमान में सीटों की संख्या पर 1971 की जनगणना के आधार पर रोक लगी हुई है। आगामी परिसीमन नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर की जाएगा। तो परिसीमन आयोग हम लोग समझ गए, है ना। निर्वाचन आयुक्त के सदस्य को क्या किधर गया जी? तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, परिसीमन आयोग में देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के सदस्य हैं, ठीक ना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त इस आयोग के क्या होते हैं? तो सदस्य होते हैं। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य जो होता है, हाल की जो जनगणना हुआ है उसी के आधार पर विभिन्न विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना, यही इसका कार्य होता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और परिसीमन आयोग के आदेशों को लोकसभा और संबंधित राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है, किंतु लोकसभा और राज्य विधानसभा परिसीमन आयोग के आदेशों में कोई सुधार या संशोधन नहीं कर सकती है। परिसीमन आयोग के द्वारा प्रत्येक राज्य के प्रदत्त अधिनियम के में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, किंतु जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में संबंधित सीटों का परिवर्तन कर दिया जाता है। तो परिसीमन आयोग आपको समझ में आया है ना। चलिए देखते हैं संवैधानिक आयोग कौन कौन सा है और सांविधिक आयोग कौन कौन सा है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे पहले हम ये देखते हैं, नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें। अनुसूचित जाति में पहले आरक्षित सीटें 79 हैं और नए परिसीमन के बाद आरक्षित सीटें बढ़ा के 84 कर दिया गया, ठीक ना। 79 से 84 कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति में 41 से कितना 47 कर दिया गया। अनारक्षित सीटों की संख्या 412 रखा गया है नए परिसीमन के बाद। वैसे राज्य जिनका परिसीमन आयोग 2002 ईस्वी के द्वारा परिसीमन नहीं हो सका ना, जैसे असम हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, झारखंड, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में स्थानीय विरोध और अदालतों के स्थगन आदेश के कारण परिसीमन नहीं हो सका, जबकि झारखंड में सरकार नीति के विपरीत जो था, आरक्षित सीट कम होने के कारण यह परिसीमन पूरा नहीं हो सका। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, 79 से कितना हो गया था? 84 हो गया था, 41 से 47 हो गया था। चलिए, और आरक्षित सीटों की संख्या 412 है, अनारक्षित अनरिजर्व। तो हम लोग यहाँ तक तो देख लिए। अब अगला टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कौन सा संवैधानिक आयोग है, कौन सा सांविधिक आयोग है ना। संविधान में पहले से है, जैसे कि निर्वाचन आयोग पहले से है संविधान में, संघ लोक सेवा आयोग पहले से है, यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी, सब का सब संवैधानिक है। वित्त आयोग भी क्या है? संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग, वस्तु और एवं सेवा कर परिषद, ये भी क्या है? तो संवैधानिक आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ये सारा जो है उसको संवैधानिक आयोग है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य के अधिवक्ता और संवैधानिक विधि की संरचना, ये सब जो है राज्य के अधिवक्ता हो गए, भारत के महान्यायवादी हो जाए, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सभी के सभी संवैधानिक विधि की संरचना है, ठीक ना। संवैधानिक आयोग है, किसा है? तो संवैधानिक आयोग है। दोस्तों
जैसा कि हम देख रहे हैं संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय, तो संवैधानिक निकाय में कह रहा है कि इनका उल्लेख मूल संविधान में है या फिर उनको संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, उसे संवैधानिक निकाय कहते हैं, ध्यान रखना है। और सांविधिक निकाय किसे कहते हैं, तो इन्हें संसद या राज्य विधानसभा द्वारा कानून एक्ट पास करके बनाया जाता है। तो संविधान में संशोधन किया जाएगा, संशोधन करके जोड़ दिया गया मतलब वो संशोधन कर दिया गया संविधान को, तो संविधान में तो जोड़ दिया गया ना, तो संविधान में जो जुड़ गया है पहले से है उसको हम लोग बोलेंगे संवैधानिक, ठीक ना। और जिसको एक्ट पास करके बनाया जाता है, कोई भी एक्ट पास करके जैसे में हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं सांविधिक निकाय, ठीक ना। जो संसद राज्य विधानसभा क्या करता है, तो एक्ट पास करके बनाता है, उसको संशोधन करता नहीं है संविधान में, बस एक्ट पास करके ऐड कर दिया, उसको बोलते हैं सांविधिक निकाय। देखिए संवैधानिक में लिख रहा है कि इसके लिए संविधान में एक विशेष अनुच्छेद आर्टिकल होता है, भले वो जोड़ दिया जाए तब भी, लेकिन इसमें कोई आर्टिकल पार्टिकल नहीं होता है। संविधान में इनका कोई अलग अनुच्छेद नहीं होता है। इसमें बदलाव या देखिए संवैधानिक में कह रहा है इसमें बदलाव या उन्हें समाप्त करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है, लेकिन इसमें बदलाव या इन्हें समाप्त करने के लिए संसद में कोई सामान्य कानून पास करना काफ़ी रहता है, आराम से पास हो सकता है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324, यूपीएससी आर्टिकल 315, जीएसटी परिषद आर्टिकल 289A। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा है सांविधिक में, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सब के सब सांविधिक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नीति आयोग हो गया, नीति आयोग गैर सांविधिक है, मतलब कि संवैधानिक है। गैर सांविधिक मतलब संवैधानिक आ गया। और सेबी हो गया, महिला आयोग, ये सब क्या है, तो देखिए यहाँ पे सांविधिक आयोग नीति आयोग में लिख रहा है कि सांविधिक आयोग है। नीति आयोग कैसा है, तो सांविधिक आयोग है नीति आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल, ये सब एक्ट पास करके जोड़ा गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जितना भी ये सब आयोग जुटा हुआ है ये सब क्या है, तो सांविधिक आयोग है, ठीक ना। सांविधिक है। और संवैधानिक आयोग हम लोग देख चुके हैं, जो भी संशोधन करके जोड़ा जाता है उसको हम संवैधानिक आयोग कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु और सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोले चाहे भारत के महान न्यायवादी बोले, ये सब बड़े बड़े जो है ना सबको क्या किया गया, तो संशोधन करके जोड़ा गया, इसलिए संवैधानिक आयोग बन गया। राज्य का अधिवक्ता हो गया, फिर संवैधानिक विधि की संरचना है सारा का सारा, ठीक ना, संवैधानिक विधि की संरचना। बाकी जितना भी है राज्य सूचना हो गया, सूचना देने वाला हो गया, अधिकार संरक्षण करने, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ये सब का है। नीति आयोग, ये सब क्या है, तो सांविधिक आयोग है, क्या है, सांविधिक आयोग है, ठीक ना, ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखा जाए, टॉपिक नंबर 35 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति जो हुआ है ये भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। किससे हुई है, तो विशेष पुलिस स्थापना से हुई है, ठीक ना। 1941 में भारत सरकार के 1941 के द्वारा स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। विशेष पुलिस है, कैसी है, विशेष पुलिस है। सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। 1963 में जो है सीबीआई, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या लिख रहा है, उत्पत्ति हुआ है 1941 में, उत्पत्ति तो हुआ है लेकिन इसकी स्थापना नहीं किया गया था। फिर सीबीआई की स्थापना कब किया गया, तो 1963 में किया गया, गृह मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। गृह मंत्रालय भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का भी सीबीआई के बीच विलय कर दिया गया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना का भी क्या कर दिया गया, तो सीबीआई में विलय कर दिया गया और इसे सीबीआई के प्रभाव में एक बना दिया गया। और इसे सीबीआई के प्रभाव में क्या कर दिया गया, तो एक बना दिया गया। बाद में सीबीआई के कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई को क्या कर दिया गया, कार्मिक मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। तो सीबीआई कोई वैधानिक संस्था है, सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ठीक ना। इस शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में से मिलती है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है, ठीक ना। सीबीआई केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। यह जो है सीबीआई वो केंद्र सरकार की है, मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता करता है। किसे,
केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करेगा, और लोकपाल है, लोकपाल उसका भी सहायता करता है। लोकपाल के बारे में देखिए, का अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव एक उच्च स्तरीय समिति करता है, जिसमें तो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति करता है, ठीक ना। लोकपाल या फिर अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है, लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्य, इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च स्तरीय चयन समिति करता है, की सिफारिश पर की जाती है। उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया के मुख्य चरण निम्नलिखित है। खोज समिति पर सबसे पहले कम से कम 7 सदस्यों वाली एक सर्च कमेटी योग्य उम्मीदवारों के नामों को एक पैनल तैयार करती है और चयन समिति को सौंपती है। चयन समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके 5 सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता एलओपी होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई जज होंगे। तो सीजेआई होंगे, विपक्ष के नेता होंगे लोकसभा के, और लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर भी होंगे, और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे। एक प्रतिष्ठित कानूनविद जिसे राष्ट्रपति ऊपर दिए गए 4 सदस्यों को सिफारिश पर नामित करते हैं। तो इसमें सारा में ये जो चयन समिति होता है, इसमें इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। लोकपाल का काम क्या हो, सभी भ्रष्टाचारों का जांच करना रहता है लोकपाल, ठीक ना। लोकपाल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं। कितना? 9 गो। एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 गो अन्य सदस्य होंगे, जिसमें 50% न्यायिक पृष्ठभूमि से और कम से कम 50% SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं से होना अनिवार्य रहता है, ठीक है ना। इसकी चुनाव कौन करता है? तो समिति करता है, और जो वही समिति कौन बनाता है? तो राष्ट्रपति किया रहता है। जिसमें कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं, सीजेआई होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, हम लोग पीछे अभी तुरंत देखें, और विपक्ष के नेता भी होते हैं, है ना। वो सब चुनते हैं लोकपाल को, है ना, जिसमें 9 सदस्य, ठीक है। और इसका काम है भ्रष्टाचार को रोकना, देखना, जांच पड़ताल करना। चलिए, वही यहाँ पे कह रहा है कि यह केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं लोकपाल की सहायता करता है, CBI, है ना। दोनों एक ही चीज़ हो गया तो सहायता तो करेगा ही करेगा। NIA, निया एवं CBI द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। निया हो गया, NIA और CBI हो गया, इनकी द्वारा जांच किया जाने वाला जो विषय है, विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। निया की स्थापना 2008 में मुंबई आतंकी हमला के बाद हुआ था। निया की स्थापना 2008 में किया गया था। निया की स्थापना 2008 में किया गया था, आतंकी हमला को बाद हुआ था, ठीक ना। मुंबई आतंकी जो हमला हुआ था, मुंबई आतंकी हमला के बाद निया की स्थापना 2008 में किया गया था। केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए ये निया की स्थापना किया गया था, है ना। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला के समय किया गया था। और आतंकी घटना, आतंकियों के वित्त पोषण तथा सबके लिए अपराधों की जाँच करना। वही CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर एवं संगठित अपराध से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है। CBI क्या करता है? तो भ्रष्टाचार, भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा होगा, आर्थिक अपराध हो गया होगा तथा गंभीर और संगठित अपराध हो गया होगा, उसके आतंकवाद के अतिरिक्त उसके आतंकवाद से अतिरिक्त से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है, ठीक ना, CBI। और NI किस लिए है? तो आतंकियों के लिए है। और CBI आतंकवाद के अतिरिक्त वाला हो गया, जिसमें क्या क्या आ गया? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर और संगठित अपराध। चलिए, CBI का आदर्श वाक्य होता है, मोटो क्या होता है? उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। CBI का आदर्श वाक्य मोटो है उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी, इसलिए सब कोई देखते हैं CBI जज करते हैं, CBI जज करने के लिए, क्योंकि यह इसका मोटो ही है उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। उद्यम, निष्पक्षता एवं ईमानदारी। CBI का उद्देश्य होता है संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है? संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना पहला, और उसके लिए गहराई से अनुसंधान करना एकदम, तथा अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, अपराधों के लिए सफल अभियोग दायर करना, पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा निर्देश देना तथा
कानून लागू करने में अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राज्यीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है, इन्हें विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है, उन्हें विशेष निदेशक और अतिरिक्त निदेशक द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआई जो होता है भारत में क्या होता है, तो इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। सीबीआई जो है भारत सरकार की एक बहु अनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान एजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक ऐसा अनुसंधान के मामले में हाथ में लेती है। सामान्यतः यह केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। अपने को क्या रखती है? सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में ले लेती है। मतलब किसी का भी यह भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कितने बड़े हो, उनके लिए ये मतलब अपने हाथ में लेती है। नोट में देखिएगा, कह रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है, हम लोग देखे थे। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का संगठन जो था संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सतर्क रहिए, संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1962 से 64 में, है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका गठन तत्कालीन लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किसने किया था? तो तत्काल में जो तो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने किया था। और गठन के समय यह न तो एक सांविधिक संस्था थी, न ही संवैधानिक संस्था थी। बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा वैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक ना। 2003 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग लाल बहादुर शास्त्री ने किया था, ध्यान रखना है। 1962-64 में इसका मतलब वो थे संथानम समिति की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। चलिए, तो टॉपिक नंबर 36 को भी देखना रह गया है, ठीक ना। तो भारत की ये संचित निधि है, जहाँ में है भारत की संचित निधि, भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व माने पैसा, जैसे कि आयकर हो गया, इनकम टैक्स, निगम हो गया आयकर, सीमा शुल्क हो गया, उत्पादन शुल्क हो गया, ट्रेजरी बिल जारी करके लिया गया ऋण जो हो गया, आंतरिक और बाह्य ऋण हो गया, दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त जो राशि हो रहा है, इसकी एक निधि है जिसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। सब उसी में रखाता है पैसा। जब भी पैसा किसी को निकालना रहता है तो एक्ट पारित किया जाती है, विधि बनाया जाता है और उसमें से निकाला जाता है। संचित निधि में से कोई धनराशि संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित कर दिए जाने के पश्चात ही निकाली जा सकती है या फिर खर्च की जा सकती है, अन्यथा ऐसे तो कोई थोड़ी निकाल सकता है। तो अनुच्छेद 114 के 3 में ऐसा लिखा गया। अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत में 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। क्या करा लेती है? अतः विनियोग विधेयक को हर हालत में नया वित्त वर्ष के शुरुआत होने से 1 अप्रैल से पहले पारित करा लेती है। किंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है ना कि जब बजट प्रक्रिया 1 अप्रैल से पहले संपन्न नहीं हो पाती है, इसके लिए जब तक बजट प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, उस दौरान व्यय के लिए लेखा अनुदान पारित कर धन की व्यवस्था की जाती है। लेखा अनुदान पारित करके धन निकाला जा सकता है। यानी लेखा अनुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, सरकार के खर्चा पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी न होने के चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। लेखा अनुदान का प्रावधान स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की सरकारों के द्वारा किया जा सकता है। लेखा अनुदान के पारित करके भी धन निकाला जा सकता है। और यानी ये लेखानुदान जो है सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित होता है, किधर से? खर्च वाले पक्ष से संबंधित होता है, जो बजट प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण चलते व्यय की व्यवस्था करने के लिए पारित किया जाता है। चलते समय खर्चा व्यवस्था करने के लिए तुरंत के लेखानुदान पारित करके निकाल लिया जाता है, बाद में पारित करवा लिया जाएगा विधेयक। आगे क्या कह रहा है कि नोट में कह रहा है चुनावी वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, लोकसभा के विघटन से पहले बजट पारित कब होता है? 1 फरवरी को। चलिए आगे कह रहा है कि चुनावी वर्ष में लोकसभा के विघटन से पहले, चुनावी वर्ष जो है लोकसभा का विघटन हो रहा है, विघटन से पहले
और नया सरकार के गठन होने के वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए, माने नया सरकार के गठन होने तक बीता हुआ साल के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। बीता हुआ भाग के लिए, जो भाग बीत गया है वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है। अंतरिम बजट किसे कहा जाता है? तो चुनावी वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि लोकसभा विघटन हो जाता है, नया सरकार आने वाला होता है, तब तक बीता हुआ जो साल है उसके एक भाग के लिए क्या किया जाता है? तो खर्चा की व्यवस्था के लिए अंतरिम बजट का प्रावधान किया जाता है चुनावी वर्ष में। और लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच के अंतर यह है कि लेखा अनुदान जो होता है वो पारित करने का कारण व्यय के लिए धन की व्यवस्था करना होता है, खर्चा करने के लिए धन का व्यवस्था करना होता है, उसको लेखा अनुदान कहते हैं। जबकि अंतरिम बजट जो होता है ये भी उसी की तरह निकाला जाता है अंतरिम बजट, लेकिन अंतरिम बजट में व्यय और प्राप्ति दोनों का विवरण होता है। इसमें क्या होता है? खर्चा भी है और प्राप्त भी है, ये दोनों का इसमें विवरण होता है, खर्चा भी और प्राप्त भी। लेकिन लेखा अनुदान में खाली व्यय होता है। क्या होता है? लेखा अनुदान में खाली व्यय के लिए प्रावधान है। अंतरिम बजट सामान्य बजट से इस रूप से अलग होता है कि उसे चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक अवधि के लिए किया जाता है, बाकी का सब तो हर साल किया जाता है। आगे नई सरकार अपना हिसाब से बजट प्रस्तुत करेगी। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न है। भारत की संचित निधि पर क्या है? भारित व्यय जो है वो ये नीचे दिया गया है। पहला, राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और अन्य व्यय सब भारत की संचित निधि से निकाल के दिया जाता है। राज्यसभा सभापति हो गए, चाहे उप सभापति हो गए, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, सबका वेतन भत्ता कहाँ से निकाला जाता है? भारत की संचित निधि से निकाल के दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन हो गया, भत्ता पेंशन हो गया सबका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन हो गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन हो गया, CAG हो गया, भत्ता तथा पेंशन हो गया। ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व तो भारत सरकार पर है, कोई कर्ज लिया गया है तो उसी में से निकाल कर दिया जाएगा। भारत सरकार का किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट सबके लिए उसी से किया जाता है। कोई अन्य व्यय खर्चा करना है जो संविधान द्वारा या संसद निधि द्वारा पारित किया जाता है, घोषित किया जाता है, तो सब इसी से किया जाता है। तो भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की विधि है। देखिएगा, भारत के जो लोक वित्त है उस पर संसद का नियंत्रण की विधि क्या है? लोक वित्त पर तो संसद के सम्मुख माने सामने वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाता है। क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। तो लोक वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए अनुच्छेद 112 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। आर्टिकल 112 में प्रावधान क्या है कि राष्ट्रपति के प्रत्येक वित्तीय वर्ष, हर साल राष्ट्रपति करवाते हैं। किसको बोलेंगे? तो वित्त मंत्री को बोलेंगे। राष्ट्रीय वित्तीय वर्ष के संदर्भ में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाएगा। किससे? वित्त मंत्री से। ठीक ना? आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला जाता है। 112, 101 में GST है। दूसरा नंबर का रहा है विनियोजन पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। विनियोजन मतलब वही विधेयक पारित होगा तभी जाकर भारत के संचित निधि से मुद्रा निकलेगा। भारत की संचित निधि से राशि तभी निकाली जा सकती है ना जब उनके लिए विनियोग विधेयक पारित करा लिया जाए। अनुपूरक अनुदान तथा लेखानुदान का प्रावधान। ये अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान क्या है? तो देखिएगा, इसके माध्यम से भी लोक वित्त पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाता है। अनुपूरक अनुदान की मांग को उस समय सरकार के द्वारा लोकसभा में लाया जाता है जब कभी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले सरकार को यह अनुभव होता है कि पहले स्वीकृत किया गया अनुदान उस प्रयोजन के लिए अपर्याप्त है। इस प्रकार जब 1 अप्रैल से पूर्व सरकार विधेयक पारित नहीं करा पाती तो सरकार लेखानुदान के माध्यम से तब तक खर्च कर प्रबंध करती है जब तक कि पुनः विनियोग विधेयक न पारित करा लिया जाए। ऐसा सामान्यतः चुनावी वर्ष या लोकसभा के विघटन होने की स्थिति में होता है। चुनावी चल रहा है, चाहे लोकसभा का विघटन चल रहा है, तब जाके क्या किया जाएगा? तो लेखानुदान के माध्यम से पैसा निकाला जाएगा। संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। संसद में किसका प्रस्तुत किया जाना? तो वित्त विधेयक का। संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है। वित्त विधेयक तो वित्त विधेयक जो है संसद में वित्त विधेयक के द्वारा भी लोक वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है। ये नियंत्रण रखा जाता है वित्त विधेयक के द्वारा
और वित्त विधेयक को बजट सत्र में विनियोग विधेयकों के साथ साथ पारित किया जाता है, वित्त विधेयक को। चलिए आगे देखते हैं भारत की आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 267 में है भारत का आकस्मिकता निधि। आकस्मिकता मतलब इमरजेंसी में जो पैसा देखते हैं क्या है ये आकस्मिकता निधि। संविधान का संसद और राज्य विधानमंडल को यथास्थिति भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि इमरजेंसी निधि सर्जित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 267 में है भारत की आकस्मिकता निधि। 267 में है भारत की आकस्मिकता निधि 267। यह निधि जो है भारत के आकस्मिकता अधिनियम 1950, भारत के आकस्मिकता अधिनियम आया था 1950 ईस्वी, उसी के द्वारा गठित की गई है। और यह निधि जो है कार्यपालिका का व्यवहाराधीन है, व्यवहाराधीन है। क्या है? कार्यपालिका के व्यवहाराधीन है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो यह समुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। मतलब कि जब तक विधानमंडल अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राकृतिक नहीं करता, तब तक समय समय पर अनवेक्षित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधियों से अग्रिम धन दे सकती है। इस निधि में कितनी रकम हो या अनुसमुचित विधानमंडल विनियमित करेगा। संविधान में संशोधन, अब हम लोग को पढ़ना है संविधान में संशोधन। तो देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें संशोधन की 3 विधियों का अपनाया गया है। पहला विधि साधारण विधि, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, तीसरा संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक ना, विशेष बहुमत एगो है, विशेष बहुमत, इसमें भी तो विशेष बहुमत है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति दोनों से संशोधन किया जाना। और एक है विशेष बहुमत 2/3 और साधारण बहुमत 1/2 का कहा जाता है। चलिए देखते हैं साधारण विधि द्वारा क्या होता है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, राज्य क्षेत्र सीमा नाम से परिवर्तन हो सकता है, संविधान के नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं हैं, है ना। किस विधि द्वारा? तो नए राज्यों का निर्माण करना हो तो साधारण विधि, राज्य क्षेत्र सीमा नाम से परिवर्तन तो साधारण विधि, संविधान की नागरिक संबंधी अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं साधारण विधि द्वारा हो जाता है। विशेष बहुमत कब काम करता है संशोधन? तो देखिए, यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। अगर इसको कहते हैं विशेष बहुमत 2/3, 66% लगभग। तो न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं के इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। मतलब कि न्यायपालिका हो गया तथा राज्यों के अधिकार हो गया तथा शक्तियाँ जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़ दिया जाए तो संविधान की सभी इस व्यवस्थाओं की इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है। ठीक ना। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। देखिएगा, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृत आवश्यक है। मतलब कि संविधान के कुछ अनुच्छेद में संशोधन के लिए क्या करना पड़ता है, तो विधेयक के लिए संसद के दोनों सदन राज्यसभा लोकसभा के विशेष बहुमत 2/3 तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे के द्वारा 1/2
स्वीकृति आवश्यक होता है, तभी जाके क्या होता है, तो वो संशोधन पारित होता है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के मुख्य विषय कौन कौन होते हैं, तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 54 में जो है, ये लोकसभा राज्यसभा तो करेगा ही, और राज्य के जो विधान मंडल होते हैं उसके आधे का स्वीकृति होना आवश्यक है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति बड़े बड़े जो है संघ के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय और राज्यों के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका, राज्यों के उच्च न्यायालय, संघीय न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय में हमको लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ 50% विधानमंडल का भी हाथ ऐसी चाहिए परमिशन, मतलब कि स्वीकृति। संघीय न्यायपालिका के लिए, राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ और राज्यों के विधायी संबंध के लिए, संघ और राज्यों के विधायी संबंध के लिए 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के लिए, संसद में किसका प्रतिनिधित्व, तो राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध के लिए, संविधान में कोई संशोधन करना है उसकी प्रक्रिया से संबंधित उपबंध के लिए, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है, बशर्ते दूसरा वाला को भेजना पड़ता है, उसमें भी पारित करना पड़ता है, ठीक है ना। तो 7वीं अनुसूची का कोई विषय हो गया सारा। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इस सब के लिए कौन, तो वही लोकसभा राज्यसभा 7 में 7 विधानमंडल के 50% लोग पारित करेंगे, संसद होगा। चलिए आगे कह रहा है नोट में कि केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचा को नष्ट नहीं कर सकती है। केशवानंद भारतीवाद नाम बोला था, तो ये तुम लोग पीछे भी देखे थे ना। चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हमारा 1 घंटा कंप्लीट हो गया है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।